Hello everyone, how are you? I'm Shabu Ansari and welcome back to Virus Education Center. Guys, we have completed the explanation of a letter to God with its exercise. Today we will understand the explanation of Dust of Snow. Okay, it's a poem from your book, textbook, and the poet of this poem is Robert Frost. Robert Frost जो है वो इस के पोएट हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट समरी आज हम इसकी समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने अभी तक अगर हमारे इस वायरस एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर होने वाली है। ओके, सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए चलते हैं हम पोएम की तरफ। 10th क्लास की ये पोएम है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। पोएट कौन है इसके? रॉबर्ट फ्रस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, नेचर की तरफ जाते हैं, यानी हेमलॉक का एक ट्री होता है उसके नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं। उनका दिल थोड़ा सा टूटा हुआ होता है, अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं किसी बात को लेकर के। हमारे यहाँ क्या होता है, बेसिकली जब किसी का दिल टूटता है तो वो गांजा फूकने के लिए चला जाता है या फिर ठेके की तरफ चला जाता है पौवा चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया, नेचर की तरफ गए। ज़्यादातर लोग तो पौवा ही चढ़ाते हैं। ठीक है, दारू पीने के लिए लग जाते हैं, कोई सिगरेट फूकता है, कोई बीड़ी पीने के लिए चला जाता है। उससे कहते हैं लोग कि दुख जो है वो दूर होते हैं, गम मिट जाते हैं। ठीक है, दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। मालूम नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रस्ट की, इन्होंने अपना दुख मिटाने के लिए, अपने गम को मिटाने के लिए नेचर की तरफ का रुख किया। ठीक है, नेचर की तरफ गए। तो इन्होंने क्या किया, किस तरह से इनका दुख कम हुआ, किस तरह से इनको हैप्पीनेस मिली, इस सारी चीज को हम इस पोयम के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं पोयम। इन्होंने कहा, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ठीक है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो क्या होता है? बर्फ। ठीक है, डस्ट जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सो स्नो के पार्ट्स यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, पार्टिकल्स छोटे छोटे। क्रो क्या होता है? कौवा। ठीक है, काला जो होता है काए काए करता है। और शूक डाउन, शूक क्या होता है? हिलाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को पकड़ करके हम हिला रहे हैं, वो क्या होता है? शूक। शूक जो है वो शेक की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, ऑन मी यानी मेरे ऊपर। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। हेमलॉक क्या होता है? यहाँ पर हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट कलर्ड ऑफ फ्लावर्स। जो हेमलॉक का पेड़ होता है वो काफ़ी जहरीला होता है, छोटे छोटे फूल होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में हम देख रहे हैं, पोएट ने कहा है यहाँ पर कि जिस तरह से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से स्नो की डस्ट को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया। ठीक है, जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के पार्ट्स को मेरे ऊपर गिराया, तो क्या हुआ उससे? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उससे मेरे हार्ट का जो मूड था वो चेंज हो गया। ठीक है, मेरे दिल का मिजाज बिल्कुल बदल गया। ओके, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। और मेरे दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा लिया, जो कि मैं उसको भी पछतावे में यानी दुख में ही गुजारने वाला था। तो ये कह रहे हैं कि मैं मतलब दुखी था। कहने का मतलब इनका ये है कि मैं दुखी था, परेशान था। आई वॉज अपसेट एंड आई स्टूड अंडर हेमलॉक ट्री, but suddenly a crow shook down the hemlock tree's branches and dusted some parts of snow on me, because of which the mood of my heart got changed and I got happier than बिफोर। मैं पहले से ज़्यादा खुश हो गया, मैं पहले से बेटर हो गया। पहले थोड़ा अपसेट था लेकिन फिर मैं खुश हो गया। ओके, तो इन्होंने पोयम में ये कहा है कि नेचर ने मुझे खुशी दी। अब इसका हम समरी देखेंगे, क्यों इन्होंने इस तरह की बात कही, वो चीज़ें भी हम आगे समरी में इसकी देखने वाले हैं। फिलहाल हम जो अभी समझने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्मॉल थिंग्स रिगार्डिंग विद पोएम। ठीक है,
पोएम से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हम समझ लेते हैं। अब पोएम तो आपके समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए किस तरह से आपको पोएम समझ में आई। अगर ये पोएम आपकी एग्जाम में आती है, ठीक है, इसका कोई भी स्टैंजा अगर एग्जाम में आता है तो क्या आप उसको पहचान सकते हैं कि ये डस्ट ऑफ स्नो का स्टैंजा है और इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं? क्या आप पहचान सकते हैं इसकी किसी भी लाइन से? ठीक है, पोयम आप देखिए, यहाँ पर भी मैंने लिख रखी है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। जिस तरह से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से स्नो की डस्ट को मेरे ऊपर झाड़कर गिराया, उससे मेरे दिल का नज़रिया एकदम से चेंज हो गया, मेरा मूड एकदम से बदल गया और उससे मेरा जो बाकी का दिन मैं पछतावे में या दुख में गुजारने वाला था वो भी मेरा अच्छा हो गया, ठीक है, बच गया वो। सो ये उम्मीद करता हूँ पोयम अगर आपके एग्जाम में आती है, इससे रिलेटेड कोई भी स्टैंजा, अगर इस पोयम का कोई भी स्टैंजा एग्जाम में आता है तो आप लोग पहचान लोगे अच्छी तरह से। ओके, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रखना। ओके, हाँ, ये यहाँ पोएट ने क्यों कहा है उसकी वजह हम नीचे समरी में देखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे देखो डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पर कुछ, जैसे शूक। शूक क्या होता है? शेख की सेकंड फॉर्म होती है, शेख। शेख नहीं, शेख वो अरबी शेख नहीं, शेक, ठीक है। शेक मतलब हिलाना किसी भी चीज को। जैसे मैंने इस पेन को पकड़ा और इस तरह से हिलाया या इस तरह से हिलाया, ये क्या होता है? शेक करना, ठीक है, हिलना या हिलाना। हेमलॉक, हेमलॉक क्या होता है यहाँ पर? मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, बिगनिंग में। अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक जहरीला पेड़, ठीक है, छोटे छोटे सफेद फूलों वाला एक जहरीला पेड़ होता है जिसको हेमलॉक बोला जाता है। र्यूड, हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में गुजारना, वो क्या होता है? र्यूड होता है, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं इनके। सो अब यहाँ पर हम इसकी राइम स्कीम समझ लेते हैं। राइम किस तरह से इन्होंने दिया हुआ। राइम क्या होता है? बेसिकली हम बोलते हैं सुर, दैट इज अ सुर, ठीक है, ताल से ताल मिला। तो यहाँ ताल से ताल मिलाया है। जैसे ये देखिए, क्रो, स्नो, ठीक है, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, र्यूड। तो ये सुर मिलाया है इन्होंने, ठीक है, राइम क्रिएट किया है यहाँ पर। तो ये राइमिंग स्कीम इनकी क्या है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए किस तरह से इन्होंने राइमिंग स्कीम क्रिएट की है। यहाँ देखिए क्रो, ठीक है, ये है, उसके बाद में स्नो है। ओके, मी, मी का जो सेम साउंड करने वाला वर्ड है वो क्या है? ट्री। उसके बाद में हार्ट की हम बात करते हैं। हार्ट किसकी तरह साउंड कर रहा है? पार्ट। ओके, फिर मूड किसकी तरह साउंड कर रहा है? र्यूड। ओके, तो इसमें राइम स्कीम किस तरह से क्रिएट हो रही है? जैसे हमने फर्स्ट लाइन को नाम दे दिया ए, ओके, सेकंड लाइन को नाम दे दिया हमने बी, थर्ड लाइन को, अब यहाँ पर ये राइम क्रिएट हो रहा है फर्स्ट लाइन का थर्ड लाइन से, तो इसको भी हमने ए बोल दिया, और इसका सेकंड लाइन से राइम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मैच हो रहा है, तो इसको हमने सेकंड को क्या दिया? बी, इसको भी हम बी नाम दे देते हैं। तो ये क्या हो गया? ए बी, ये राइम स्कीम हो गई इसकी। नीचे ये सेकंड स्टैंजा आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ ए बी करके हमने फर्स्ट स्टैंजा जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ सेकंड स्टैंजा किससे स्टार्ट करेंगे? सी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन इसकी, इसको हमने सी बोल दिया, सेकंड लाइन को हमने बोल दिया डी, ठीक है। अब थर्ड लाइन पर आते हैं। थर्ड लाइन देखिए इसकी फर्स्ट लाइन से मैच कर रही है, ठीक है, सेम साउंड कर रहा है, हार्ट, पार्ट, तो इसको हम सी बोल देंगे। फिर यहाँ सेकंड लाइन इसकी फोर्थ लाइन से सेम साउंड कर रही है, एक जैसी है, ठीक है, मूड है, ये र्यूड है, सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पर सेकंड लाइन की तरह डी बोल दिया। तो सेकंड स्टैंजा क्या है इसका? सी डी। ओके, ये इस तरीके का इसका राइम स्कीम हो गई। ओके, ए बी सी डी, ये सिंपल राइम स्कीम है इसकी। उसके बाद में हम देखते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? द अक्रेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, ठीक है, जो सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनकी मौजूदगी क्या कहलाती है? अलिट्रेशन कहलाती है, दैट इज अलिट्रेशन। ओके, जैसे ये क्या है? क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट,
पार्ट, मूड, रूट, ये क्या बोलेंगे इनको हम? अलिटरेशन। ओके, इनकी मौजूदगी को हम अलिटरेशन बोलेंगे। ओके, उसके बाद में नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? व्हाट इज इन्वर्जन? When the structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme, this poetic license is called inversion. In stanza first, inversion can be seen. जब किसी भी स्टेंजा का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है सुर मिलाने के लिए, राइम क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, उसको इन्वर्जन कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में सुर मिलाने के लिए स्ट्रक्चर इसका चेंज कर दिया, पूरा अलग तरीके से स्ट्रक्चर को रखा गया है। ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें देखो, द वे अ क्रो शू डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया बर्फ की धूल को, ठीक है, हेमलॉक के पेड़ से। तो अलग तरीके से रखा गया ना, स्ट्रक्चर को बिगाड़ करके। जो लाइन पहले आने की थी वो बाद में आई, जो बाद में आने वाली थी वो पहले आ गई। तो यहाँ सुर मिलाने के लिए स्ट्रक्चर को अलग तरीके से रखा गया, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके रखा गया है। तो इसको क्या बोला गया है? इन्वर्जन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एसोनेंस। एसोनेंस, व्हाट इज एसोनेंस? द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। प्रोमिनेंस, ठीक है, व्हेन अ वोवल इज प्रोमिनेंट इन वन लाइन, एक लाइन में किसी वोवल का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, बार बार वो वोवल एक ही लाइन में आ रहा है, कई बार एक ही लाइन में एक वोवल आया है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एसोनेंस। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट वर्ड है उसमें देखो 2 टाइम्स ओ आया है फर्स्ट वर्ड में, सेकंड वर्ड में 1 टाइम आया है, फिर थर्ड वर्ड में भी ओ है। ठीक है, कितनी बार यहाँ पर ओ आया है, बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा? एसोनेंस। ठीक है, ये प्रोमिनेंट ही एसोनेंस कहलाएगा। बार बार रिपीट होने पर कोई भी अगर वोवल रिपीट हो रहा है बार बार एक ही लाइन में, तो उसको एसोनेंस बोला जाएगा। ओके, एंजाममेंट। व्हाट इज एंजाममेंट? एंजाममेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ये व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, without the use of any punctuation mark, it is called enjambment. It has been used throughout the poem. जब स्टेंजा हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पोएम स्टार्ट हो रही है, तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद में सेकंड लाइन आ गई, फिर थर्ड लाइन आ गई, बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई भी कॉमा नहीं आ रहा है, फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड एंजाममेंट। ओके, यहाँ पर देखिए पूरी पोएम में ये आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी enjambment in the whole poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. लास्ट में यहाँ पर आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, बीच में कहीं भी कोई कॉमा नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। These all things can be asked in your examination. You must know about the rhyme scheme. What is rhyme scheme? What is alliteration? What is inversion? What is assonance? What is enjambment? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। You must know about all of these small things. These are not small things. जैसे अ लेटर टू गॉड में वो राइटर बोलता है ना, ये बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स, दीज आर द न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, दीज आर नॉट द स्मॉल थिंग, दीज आर योर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ये आपके मार्क्स हैं। अगर ये आपको पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, सो यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, इनके बदले आपको मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। ओके, सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसकी थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि पोएट ने यहाँ पर इस तरह से अपनी बात को क्यों रखा, क्यों हेमलॉक ट्री की बात की उसने, जबकि वो जहरीला पेड़ होता है। डस्ट ऑफ स्नो ने उसके मिजाज को, उसके मूड को कैसे चेंज कर दिया, क्यों उसने ऐसी बातें कही, वो हम इसकी समरी में समझते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप ये पोएम आज के बाद भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में यहाँ बैठ जाएगी। कभी ज़िंदगी में इसकी एक भी लाइन, इसके स्टैंजा की, किसी भी स्टैंजा की एक भी लाइन आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। ओके, इसकी समरी और देखिए, समरी समझ लेते हैं हम इसकी। ओके, यहाँ पर देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, इसकी समरी है, द शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things.
अब यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रस्ट ने दिखाने की कोशिश की है इस समरी में हम समझ रहे हैं, ओके। आपको थोड़ा देसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साफ साफ हिंदी अल्फाजों के साथ में, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से। रॉबर्ट फ्रस्ट ने यहाँ पर क्या चीज़ बताने की कोशिश की है? रॉबर्ट फ्रस्ट ट्राई टू टेल द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर की हीलिंग पावर, कि नेचर भी इलाज आपका कर सकता है। बी इट यू हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम, चाहे आपकी जिस्मानी बीमारी हो या मेंटल प्रॉब्लम है कोई भी आपकी किसी भी तरह की, तो नेचर हर चीज का इलाज रखता है अपने पास में, ठीक है। तो वही अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर के बारे में बताया है रॉबर्ट फ्रस्ट ने, उस पर लाइट डालने की कोशिश की है। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर। एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय द नेचर। ऐसी कोई चीज नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस whole world that can't be cured by nature. Everything can be cured by nature. Be it suppose you have fever, you have cough, you have stomach ache, कुछ भी है, आपको किसी भी तरह की बीमारी, you have a little problem in your body or in your soul, inner soul, चाहे वो अंदर की आपके आत्मा में कोई प्रॉब्लम हो, that can be cured by nature. नेचर उसको भर सकता है, उसका इलाज कर सकता है, ठीक है। कुदरत हर चीज पर कादिर होती है। कादिर मतलब हर चीज का इलाज रखती है, हर चीज का इलाज कर देती है कुदरत, ठीक है। नेचर क्या बोलते हैं? कुदरत उर्दू में, ओके। सो हर चीज का, ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे बुरा मिजाज हो आपका, बैड मूड हो या इल हेल्थ हो, हर चीज का, देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर, जो नेचर के द्वारा इलाज ना हो सके उसका। द ऑथर वाज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे व्हेन अ क्रोज मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो अपॉन हिम। जो ऑथर है वो इसी चीज का एक्सपीरियंस कर रहा है, द ऑथर इज एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, इसी चीज का एक्सपीरियंस कर रहा है कि एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर डस्ट को गिराया हिला करके, ठीक है। हेमलॉक ट्री को हिलाया और उसके ऊपर से डस्ट ऑथर के ऊपर आकर के गिरी। तो ये नेचर की ही चीजें होती हैं, ठीक है। हेमलॉक ट्री किसकी देन है? नेचर की, ठीक है, नेचुरल चीज है। और स्नो क्या है? स्नो भी नेचुरल चीज है। तो इन्हीं नेचुरल चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहा है कि ये नेचुरल चीज़ें मेरी परेशानी को किस तरह से ख़त्म कर रही हैं, ओके। द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर। और जब उसके ऊपर क्रो ने डस्ट को गिराया, ठीक है, स्नो डस्ट को गिराया, तो वो एकदम से खुश हो गया, उसको खुशी मिली, ठीक है, हैप्पी हो गया, ही बिकेम हैप्पी इंस्टेंटली। हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर, उसका दिन थोड़ा पहले से बेहतर हो गया, ओके। दस the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. इसी तरह से जो सुप्रीमेसी थी, ठीक है, जो नेचर की हीलिंग पावर थी, उसने उसको एहसास दिलाया इस चीज़ का कि उसकी परेशानी कितनी छोटी सी थी। हाउ पेटी प्रॉब्लम ही हैज़, ठीक है, उसकी बहुत छोटी परेशानी थी और नेचर ने उसे इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरी थोड़ी सी डस्ट ऑथर के ऊपर गिरी और ऑथर का मूड चेंज हो गया, खाली छोटी सी डस्ट गिरने से ही। तो इसका मतलब ऑथर की परेशानी जो थी बहुत थोड़ी थी। द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस कंबाइंड विद क्रो बीइंग द इंडिकेटर ऑफ doom and fear are used in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical, ठीक है। ये यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है कि हेमलॉक ट्री कैसा होता है? पॉइजनस होता है, ठीक है, जहरीला पेड़ होता है। लेकिन वो जहरीला पेड़, वही पॉइजनस ट्री, एक कैरियर बन गया हैप्पीनेस का, ठीक है। क्रो उस पर आकर के बैठा, उसने उस पेड़ की टहनियों को हिलाया, उससे डस्ट ऑथर के ऊपर गिरी और ऑथर हैप्पी हो गया। तो वो ही जहरीला पेड़ जो कि एक मतलब डर वाली बात है, पॉइजनस भरा हुआ पेड़ जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, इंसान की जान ले सकता है, ठीक है, एक डरावना पेड़ है। तो उस खतरनाक पेड़ ने, जो नुकसान वाला पेड़ है, ठीक है, उसी की वजह से ऑथर को खुशी मिल गई, वो ऑथर के लिए कैरियर बन गया, हैप्पीनेस कैरियर बन गया, ओके। The poet, through these objects, has tried to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. अब ऑथर ने यहाँ
हेमलॉक ट्री को इसलिए रखा, अब कौवा है, कौवे को भी देख लो, कौवे से भी परेशान रहते हैं लोग, ठीक है। कौवा बोलता है, किसी के घर आकर के बैठ गया, ठीक है, छत पर आकर बैठ गया, या किसी घर में कोई पेड़ है छोटा सा उसकी टहनी पर आकर बैठ गया, और वो जब बोलने लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उससे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को रखा है, हेमलॉक ट्री, ठीक है, क्रो। अब यहाँ ऑथर ने इसलिए रखा है और ये बताने की कोशिश की है कि कभी भी कोई भी चीज़ जो कि आपकी नज़र में निगेटिव है, नुकसान वाली चीज़ है, बैड इफेक्ट्स रखती है, वो भी आपको खुशी दे सकती है, वो भी आपके काम आ सकती है, ठीक है। नेचर की कोई भी चीज़, अब मतलब सारी चीज़ें नेचर की आपके काम आ सकती हैं अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। और ये बड़ी अजीब बात है। द पोएट through these objects has tried to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness। यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं इस बात को इस लाइन के अंदर, ठीक है, जो समरी में रखी गई है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, बीइंग आउटडोर्स इन नेचर। अब नेचर के बाहर जब आप जाते हैं, विद ऑल इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। अब जब आप नेचर में जाते हैं, ठीक है, नेचर में बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जब निकलेंगे तो नेचर ही आपको नज़र आएगा चारों तरफ, तो वहाँ कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी प्रॉफिट पहुंचा सकती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अनडाउटेडली एवरीथिंग कैन क्योर एवरीबॉडी एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का प्रॉफिट आपको नेचर पहुंचा सकता है, आपको समझना होगा इस चीज़ को। ओके, सो ये थोड़ी सी समरी थी इसकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा, अगर है तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, आपको किस तरह से इसमें डाउट मिला, या अगर आपको अच्छे से समझ में आया तब भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दिए। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज हम इसको इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ज़्यादा देर का वीडियो हमें नहीं बनाना है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में डस्ट ऑफ स्नो की एक्सरसाइज के साथ। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।